नमस्कार दोस्तों। तो बहुत अच्छा बजट आया है। आज बजट में मैं चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट में क्या चेंजेस आए हैं इस वीडियो के थ्रू वो बता रहा हूँ और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। बजट आता है और उसमें चैरिटेबल रिलीजियस के लिए जितने भी अमेंडमेंट आज तक आए हैं 2021 के बाद, तो हर साल ही अमेंडमेंट आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना। तो उन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन में आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा जिससे आपको वो समझ में आ जाए और आप अपनी एनजीओ में बेनिफिट ले सकें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, आई एम वेरी हैप्पी, गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा किया कि एनजीओ के लिए कंट्रोलिंग नहीं करी बल्कि आपको बेनिफिट दिए हैं। आपको कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं। 2021 का बजट आया, आपके लिए कंप्लायंसेस बढ़ा दिए। पहली बार ऐसा लग रहा, गवर्नमेंट ने कहा यार छोटी छोटी एनजीओज हैं, वो बेचारी मेहनत कर रही है, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती हैं, उनके लिए कंप्लायंसेस थोड़ा कम करें। अब ये क्या क्या पॉइंट आया इस बजट में, मैं सबसे पहले कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो आप तक पहुंचे। पहला जो टारगेट है उसे सिंप्लीफाई प्रोविजन करना है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट को। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करी है गवर्नमेंट ने। थैंक यू सो मच, हार्टली थैंक यू, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो अगर उनके लिए सिंप्लीफिकेशन लाए तो मेरे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज के लिए। तो पहला पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन करा। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करा, अब मैं इस चीज को समझाता हूं। अगर लोकल लैंग्वेज में जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो सिंपल भाषा में क्या है, देखिए जब भी एनजीओ के आपके पास रजिस्ट्रेशन होता है एनजीओ का, तो सेक्शन 11 और 12 में आपको एग्जम्पशन दी जाती है, लेकिन उस एग्जम्पशन की कंडीशन होती है कि आप सेक्शन 13 की कंडीशन को पूरा करेंगे। अब सेक्शन 13 की कंडीशन क्या है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसमें से एक कंडीशन दोस्तों ऐसी है, अगर आपने एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं भरी तो रिन्यूअल के टाइम पे कमिश्नर को ये पावर दी हुई थी, अथॉरिटी को ये पावर थी, अगर फार्म कंप्लीट नहीं है तो उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो। कितना यार, एक डिटेल इतना फार्म होता है, सिंपल देखिए। और एक जरा सी माइनर आपने कोई कॉलम छोड़ दिया तो क्या इसके लिए रिजेक्ट कर दिया जाए एप्लीकेशन को, क्योंकि रिजेक्ट करना एक बहुत बड़ा कंसिक्वेंसेस है। मैंने एक एप्लीकेशन में नहीं बताया, कितने ही वीडियो में ये बताया है कि 12A आपके पास है, स्कूल चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और आपका 12A का रजिस्ट्रेशन जब रिन्यूअल का टाइम आया और रिन्यूअल पे वो रिजेक्ट हो गया किसी तरह से, तो भाई साहब टैक्सेशन की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत बिग कंसिक्वेंसेस आपके लिए हो जाएगा। ये लॉजिकल नहीं था बिल्कुल भी, तो इस चीज का सोल्यूशन दिया गया। और अब अगर आपने एप्लीकेशन रिन्यूअल की भरी और उसमें कोई माइनर डिफेक्ट है, इस चीज का ध्यान रखना, माइनर आपने डिफेक्ट किया हुआ है तो आपकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, बल्कि उसे कंप्लीट कराया जाएगा, कंप्लीट होनी चाहिए, रिजेक्ट नहीं होगा, वो वोलेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है। लॉ में क्या प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई सेक्शन आता है तो दिमाग में ये आता है भैया हमने पूरी एप्लीकेशन खाली छोड़ दी, केवल नाम भरा है, तो क्या वो माना जाएगा। इट्स वेरी टिपिकल। माइनर अगर डिफेक्ट है एप्लीकेशन में, अब ये माइनर क्या है ये किसी को भी नहीं पता, ये फैक्ट टू फैक्ट है या अथॉरिटी की डिस्क्रिशनरी पावर पे है कि माइनर अगर चेंज आपने एरर करी है तो उसे वोलेशन ना माने और एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना करने दे। क्लियर हुआ। तो पहला जो वो है मेन चीज है ये है। दूसरा जो एक बहुत अच्छा चेंजेस लाए, जिससे मैं मतलब अगर मेरे हाथ में हो तो मैं सबको लड्डू खिलाऊं, है ना। बहुत सारी कॉल्स ये आती थी, हालांकि जो कंसल्टेंट है उनके लिए लॉस है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। क्या है, देखिए जब आपको मैंने हमेशा बताया 2021 के बजट में आपको पहले प्रोविजनल लेना है। प्रोविजनल की वैलिडिटी 3 इयर्स की थी, लेकिन एक्चुअल में वो 6 मंथ का हुआ करता है जब आप पहली एक्टिविटी करते हैं। दूसरे जो फाइनल लेते थे उसे आपको 5 इयर्स के लिए मिलता था, है ना। इस बजट में क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है फाइनल 90% तो रिजेक्ट होते ही होते हैं, अब बेचारे वो सीए की भी फीस दे, एडवोकेट की फीस दे, कुछ तो दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं, उनके पैसे मर जाते हैं, फिर उनका केस रिजेक्ट हो जाता है, और हो भी जाता है तो 5 साल इमीडिएटली निकल जाते हैं, तो उनका बहुत सारा खर्चा होने के बाद 5 इयर्स में फिर उन्हें एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो ये चीज गवर्नमेंट को पता लगा कि हाँ भाई छोटी जो एनजीओ उन्हें दिक्कत है, तो उन्होंने एक इस बजट में एक नया प्रपोजल दिया। बहुत थैंक यू सो मच जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हमारी मोदी सरकार है, आई रियली अप्रिशिएट। उन्होंने क्या करा, जो हमारा फाइनल रजिस्ट्रेशन था 5 इयर्स का, उसे 10 साल के लिए कर दिया गया है। अब किन लोगों के लिए 10 साल के लिए, क्या हमारे यहाँ तो एनजीओ करोड़ों वाली भी हैं, बड़ी भी हैं, मिड वाली भी हैं, लो वाली भी हैं, तो उनका ये कहना है कि हम ये बेनिफिट उन्हें दे रहे हैं जो एनजीओ लो हैं, जो एनजीओ की कलेक्शन कम है। अब क्या कलेक्शन कम है ये भी स्पेसिफिक आ जाता है, तो उन्होंने बहुत अच्छा क्राइटेरिया करा कि जब आप रिन्यूअल कराएंगे तो जिस साल में आपने रिन्यूअल कराया है, अगर उसकी कलेक्शन 2 साल में, पीछे के 2 साल में अगर 5 करोड़ से नीचे है तो आपका जो रिन्यूअल होगा वो 10 इयर्स के लिए होगा। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि जो स्कूल्स आ गए, है ना, जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, जो अदर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जिनकी कलेक्शन 5 करोड़ से ज्यादा है, उनका तो 5 इयर्स रहेगा। लेकिन अगर आपकी 5 करोड़ अब वो भी 2 साल में होना चाहिए, 1 साल में नहीं, 2 साल में 5 करोड़ से कम है,
तो आपको उसका जो है आपका जो रिन्यूअल का जो पीरियड होगा वो 10 ईयर्स हो जाएगा, ना कि 5 ईयर्स। ये बहुत अच्छा चेंजेस है और आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस एंड रियली थैंक यू टू गवर्नमेंट कि भाई काफी सारे जो मेरे फॉलोवर्स हैं उन्हें इनका बेनिफिट मिलेगा। तीसरी चीज जो सबसे बड़ा चेंजेस है दोस्तों वो है रेशनलाइज ऑफ द पर्सन। जो रेशनलाइज ऑफ द पर्सन अंडर सेक्शन 13(3), अगर मैं ऐसे कहूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों होता क्या था 13(3) में, मैंने कितनी वीडियो में बताया था, एनजीओ में जब आप वर्क करते हैं तो ऑथर जो फाउंडर हैं, जो सेटलर हैं, जो मेंबर हैं ट्रस्ट के या एनजीओ के, है ना, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट नहीं लेंगे। अगर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट लेते तो उनकी एग्जेम्पशन कैंसिल हो जाती है, उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है और उसके और भी कंसिक्वेंसेस हैं। अब दोस्तों जब हम ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं, मैं एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जो किसी भी कंसल्टेंट को नहीं पता, उल्टी सीधी ऑडिट रिपोर्ट भर देते हो आप लोग। तो उसके लिए हम जब ऑडिट रिपोर्ट या रिटर्न भरते हैं तो उसमें एक पॉइंट होता है। वो पॉइंट क्या होता है कि अगर किसी ने आपकी एनजीओ को कोई कंट्रीब्यूशन दिया, कंट्रीब्यूशन दे रखा है और वो कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपए का दिया या उससे ज्यादा दिया, तो उसको हमें ये मेंशन करना है कि जिसने इसे टेक्निकल वर्ड में कहते हैं सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन। अगर ये सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किसी ने किया है तो आपको ये बताना है कि क्या इस डोनेशन को देने वाला जो 50,000 या 50,000 से ज्यादा दे रहा है उसने कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट तो नहीं लिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम बता सकते हैं। लेकिन उसके रिलेटिव ही, अगर उसके रिलेटिव ने लिया वो भी हमें बताना है। अब अगर वो किसी ऐसी कंपनी में पार्टनर है या शेयर होल्डर है उसका भी हमें बताना है कि उस बिजनेस में तो उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया। तो ये तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा यार। आज मैंने 50,000 किसी संस्था को डोनेट करा तो उस संस्था की जब रिटर्न जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, उसमें मेरे रिलेटिव ने लिया नहीं लिया, ये तो बड़ा टिपिकल है एक कंसल्टेंट के लिए भी, सीए के लिए भी और ओनर के लिए भी। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को आज समझा है, जबकि ये प्रोविजन कितने सालों से आ रहा है ना। देखो आज उन्होंने समझा और उन्होंने कहा हाँ ये तो पॉसिबल भी नहीं है इस तरह से करना। तो उन्होंने इस चीज को अमेंड किया और थोड़ी सी उसकी लिमिट को रिलैक्स किया कि आपका जो ये कंट्रीब्यूशन है, एक तो 50,000 की जो वो है लिमिट है उसे 1 लाख बढ़ा दी गई। यानी कि अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन 1 लाख तक का दिया है, ठीक है, वन टाइम, या एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन 10 लाख से नीचे है, तो हमें उसका जो वो है स्पेसिफिक पर्सन में नहीं आएगा और आपको उसकी डिटेल नहीं देनी। तो एक ये वाला प्रोविजन आया। तो ये रेशनलाइज करने की कोशिश करी कि भाई स्पेसिफाइड पर्सन की जो डेफिनेशन है, स्पेसिफाइड पर्सन जो है उसमें कंट्रीब्यूशन वाली जो लिमिट है उसे इंक्रीज करी गई और अगर एग्रीगेट 10 लाख से ज्यादा है तो वो एप्लीकेबल होगा, 10 लाख से कम है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सारी एनजीओ का अब जो रिन्यूअल होगा वो 10 साल के लिए होगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो भी रिन्यूअल कराए, ठीक है ना, अब की बार मेरी ये एडवाइस रहेगी प्रोफेशनली कराना। रिजेक्ट होंगे केस क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा ये देखेगी जेन्युइन एनजीओ काम करे। उल्टे सीधे जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी और ये चलते हैं, जिसमें मैंने 2021 में वीडियो बनाई थी आपको कि भाई ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ना, प्रोविजनल तो ले लोगे क्योंकि कोई चेकिंग नहीं है, लेकिन रिन्यूअल इज सो मच टिपिकल। एक बार रिन्यूअल करा लो 10 साल तक की छुट्टी, मोस्टली एनजीओ तो ऐसी होती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, बिल्कुल भी केवल प्रोफेशनल व्यू लेना और किसी भी तरह से अपने रिन्यूअल को करा लो जिससे 10 साल की आपकी छुट्टी हो जाए। क्योंकि मोस्टली एनजीओ जो होती हैं वो 5 करोड़ से नीचे की होती हैं। बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं जिनकी कलेक्शन 5 करोड़ है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 5 साल के हर साल ही रिन्यूअल करा लेंगे, उसमें कोई मैटर ही नहीं है, अंडरस्टैंड। लेकिन जो छोटे स्कूल चल रहे हैं, छोटे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, छोटे हेल्थ सेंटर चल रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, एनवायरमेंट पे काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोविजन है। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। नया बजट आया, आज ही बजट आया, आज ही मेरे पे मतलब मैंने इसका देखा कि भाई क्या क्या चेंजेस और आपको भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई व्यू है, कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है या आप चाहते हैं कि भाई हम भी अपना इनपुट दें तो आप मेरे तक जरूर करें, क्योंकि आपके क्वेश्चंस और आपकी नॉलेज ही मेरी असेट्स हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई यूनिक टॉपिक के साथ।